नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर 6 मुद्दों पर वार्ता की मांग की। पाक को खदेड़ने वाले वीर का हुआ अभिनंदन। मेजर विभूति और सूबेदार सोमवीर को मिला शौर्य चक्र। भारत में बीते 24 घंटे में 8,488 नए मामले, 249 लोगों की कोरोना से हुई मौत। सक्रिय मामलों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट। भारत में जल्द बूस्टर डोज की तैयारी। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर, अभी बंद रहेंगे स्कूल। ट्रकों पर 26 नवंबर तक लगी रोक। कोवैक्सीन लेने वालों के लिए आज से खुल गए हैं यूके के दरवाजे। क्वारंटाइन का झंझट भी हुआ खत्म। ब्रिटेन ने भारत की कोवैक्सीन को अपनी अप्रूवल लिस्ट में शामिल कर लिया। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर 6 मुद्दों पर वार्ता की मांग की है। किसान आंदोलन का 1 साल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के पिछले हफ्ते ऐलान के बाद सोमवार को लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को एक बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि उनका किसान आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। किसान नेताओं का कहना है कि अभी तक फसल के पूरे दाम मिलने की मांग नहीं मानी गई है। एसकेएम के लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए केंद्रीय कानून समेत किसान आंदोलन की लंबित मांगों को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र भेजा गया है। किसान नेताओं ने अपने पहले घोषित कार्यक्रमों को जारी रखने का भी निर्णय लिया। सोमवार को योजना के मुताबिक लखनऊ में एक रैली के बाद एसकेएम की अगली बैठक 27 नवंबर को घटनाक्रम की समीक्षा करने के लिए होगी और संसद चलो मार्च 29 नवंबर को होगा। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन मुख्यालय में अपनी पहली बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा शुक्रवार को अपनी सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए निर्णय की घोषणा के बाद एसकेएम ने देश के सभी किसान और श्रमिकों को अभूतपूर्व 1 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई दी। एसकेएम के एक बयान में कहा गया कि हम आंदोलन के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे सभी दिल्ली के कार्यक्रमों में भाग लें और राज्यों में राज्य स्तर पर किसान श्रमिक विरोध प्रदर्शन करें। बयान में कहा गया कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार किसान आंदोलन के लगभग 700 बहादुर किसानों द्वारा किए गए भारी और अपरिहार्य बलिदान को स्वीकार नहीं करती। साथ ही किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की भी मांग की। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के बेटे पर किसानों पर जीप से कुचलने का आरोप है। भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान A++ श्रेणी के आतंकवादियों को मारने के लिए शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण किया। सम्मान लेने के दौरान दोनों भावुक भी हो गई। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर प्रकाश यादव को मरणोपरांत दूसरा सबसे बड़ा शांतकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यादव ने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को खदेड़ा था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,488 नए केस सामने आए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या में भी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,18,443 है, जो कुल मामलों का 0.34% है। यह दर मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वहीं बीते 24 घंटे में महामारी 249 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12,510 लोग ठीक भी हुए हैं। 11,919 नए मामलों में केरल से ही 5,080 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7,908 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 21 नवंबर 2021 तक देश में
63,25,24,259 सैंपल की जांच की गई। इनमें से 7,83,567 सैंपल की जांच कल की गई थी। महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार को 98 नए मामले सामने आए। इसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,68,454 हो गई है। वहीं संक्रमण से मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और मृतक संख्या 11,572 ही है। जिले में कोरोना से मृत्यु दर 2.3% है। उधर पालघर जिले में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,38,453 हो गई है और मरने वालों की संख्या 3,292 है। मिजोरम के पिछले 24 घंटे में 212 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल सक्रिय मामले 4,746 हैं और अब तक कुल 489 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि यहां कुल मामलों की संख्या 13,197 है। इसमें से अब तक 12,66,072 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 489 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं भारत में अब कोरोना की बूस्टर डोज देने की तैयारी भी चल रही है। इसको लेकर आगामी सप्ताह विशेषज्ञों की बड़ी बैठक हो सकती है। एक खबर के मुताबिक कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए वैक्सीन की मास्टर बूस्ट पर रणनीति बन रही है। देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा अब और खराब होने लगी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंचता जा रहा है। रविवार की सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 347 दर्ज किया गया था। वहीं सोमवार को यह और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 357 दर्ज किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि तेज हवा चलने के बाद आज दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होगा। राजधानी से लगे फरीदाबाद में 347, गाजियाबाद में 344, ग्रेटर नोएडा में 322, गुड़गांव में 345 और नोएडा में 356 में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। राजधानी में बड़े वायु प्रदूषण को देखते हुए निजी और सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। इस दौरान बच्चों को एक बार फिर ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपल को स्टाफ व छात्रों को आदेश की सूचना देने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूल में कक्षा 9वीं और 11वीं के माध्यमिक परीक्षाएं और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। इसके साथ ही कुछ स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को भी परीक्षाओं के लिए बुलाया गया था। निदेशालय ने जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं उन्हें निर्देश दिया है कि वह कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षाएं करवा सकते हैं। कोचिंग संस्थान और प्रशिक्षण केंद्रों को भी अगले आदेश तक के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ले चुके लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आज से ब्रिटेन ने ऐसे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ब्रिटेन भारत की कोवैक्सीन को अपनी स्वीकृत टीकों की लिस्ट में यानी अप्रूवल लिस्ट में शामिल कर चुका है। इसका मतलब ये है कि यात्रा के लिए कोवैक्सीन को मान्यता देने वाले ब्रिटेन के नियम आज से लागू हो गए हैं। आज यानी 22 नवंबर से भारत बायोटेक निर्मित टीका लगवाने वाले यात्रियों को अब यूके में क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ब्रिटेन के इस फैसले से उन हजारों भारतीय यात्रियों को राहत मिलेगी जो कोवैक्सीन ले चुके हैं और मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। यूके सरकार ने कोवैक्सीन के साथ साथ चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म वैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोवैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद ब्रिटेन ने भी यात्रा में राहत देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि यूके सरकार का यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज की लिस्ट को फॉलो करता है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन भारत में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी बड़ी वैक्सीन है। पहले कोवैक्सीन लगवा चुके इंटरनेशनल यात्रियों को यूके जाने के बाद क्वारंटाइन में रहना पड़ता था, लेकिन आज सुबह 4 बजे से नियम लागू हो गए हैं और अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि कोवैक्सीन ने लक्षण वाले कोरोना मरीजों पर 77.8% प्रभाव दिखाया है। वायरस के डेल्टा स्वरूप के खिलाफ यह 65.2% कारगर है और कंपनी ने जून में कहा था कि उसने तीसरे चरण के परीक्षणों से कोवैक्सीन के प्रभाव का अंतिम विश्लेषण किया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप।
ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को अपने आवास पर एक बैठक की। सूत्रों की माने तो प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और कोलार, रामनगर, हासन जिलों को व्यापक नुकसान हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्ट में 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल के नुकसान और 24 लोगों की मौत की सूचना भी है। 658 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 8,495 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। कम से कम 191 पशुओं के मारे जाने की भी सूचना है। इसके अलावा कई सड़कें, पुल, स्कूल और जन स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एनडीआरएफ फंड के तहत 689 करोड़ रुपए की राशि जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध है और जरूरत पड़ने पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगस्त और सितंबर में लगातार बारिश के कारण 3.43 लाख हेक्टेयर में खेती की गई फसल प्रभावित हुई है, जिससे 1.5 लाख किसान भी प्रभावित हुए हैं। उनके लिए मुआवजे की राशि के रूप में 130 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई ने 79,000 किसानों को मुआवजे के लिए 89 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। सभी स्तरों पर कृषि विभागों के अधिकारियों को फसल नुकसान का सर्वेक्षण करने में खुद को शामिल करने का भी निर्देश दिया गया है। सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू करने तथा सिंचाई टंकियों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बीच बचाव और राहत कार्य करने के लिए होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा बल की टीमों का भी गठन किया गया है। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को अपनी ताकत बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की सख्ती का ही नतीजा है कि 8 दिनों के भीतर महज 3 ही एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन तीनों ही मामलों में से मेले का कोई लेना देना नहीं है। 2 एफआईआर बाइक चोरी की, जो मेले के बाहर सड़क से चोरी हुई है। वहीं तीसरी एफआईआर मेला परिसर में चल रहे निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर ने मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि माना जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से मेला घूमने आने वाले लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। एक दिन में 30 से 35 हजार लोगों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे में किसी भी वारदात के होने की आशंका अपने आप में कम हो जाती है। मेले में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पहले से ही मेले को एक डीसीपी और थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक मेले की सुरक्षा को देखते हुए इसे अलग अलग 20 ब्लॉक में बांटा गया है। हर ब्लॉक के लिए एक इंस्पेक्टर भी नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े बताए गए हैं। वहीं इस मामले में राजस्थान से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स का नाम हितेश सिंह है, जो जोधपुर का रहने वाला है। यह शख्स सोशल मीडिया पर हथियार की तस्वीरें, वीडियो, कारतूस और उनके दाम के साथ तमाम फोटो व वीडियो शेयर कर रहा था। यह शख्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक साइबर सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज को खंगालना शुरू किया तो पुलिस के निहाक हितेश राजपूत के प्रोफाइल पर पहुंची, जो सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहा था। हथियारों की खरीद फरोख्त के बाद बाकायदा बैंक डिटेल्स भी दी गई। हितेश कई बार जेल जा चुका है। उसी दौरान उसकी मुलाकात कई बड़े गैंगस्टरों से हुई थी। उसके तार पाकिस्तान और विदेश में बैठे कई एंटी सोशल एलिमेंट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का हर संभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह ने गोरखपुर के चंपा देवी पार्क मैदान में सम्मेलन स्थल का जायजा लिया। स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के संभावित मिलन पर कहा कि वह एक राजनीतिक दल है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव को धक्का देकर निकाला गया उसको सभी ने देखा है। जिस व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला हो वह साथ कैसे जा सकता है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों रथ यात्रा में जुटी भीड़ पर कहा कि अखिलेश यादव की रथ यात्रा में कोई भी भीड़ नहीं थी। थोड़ी भीड़ आजमगढ़ में और थोड़ी लखनऊ में थी और कहीं पर भी नहीं थी। सिंह ने कहा कि हम लोग सेवा के काम करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, इसके लिए जनता हमारे साथ है। साथ ही मिशन भाजपा पर कहा कि गोरखपुर से आज से बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। बूथ अगर मजबूत होगा तो हम निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस और आम लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व को देखते हुए गृह मंत्री के नेतृत्व में एक हाई पावर टेक्नोलॉजी मिशन बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर पर पुलिस की जरूरतों के मुताबिक बनाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद पुलिस के व्यवहार में जनता के प्रति सकारात्मक बदलाव की तारीफ करते हुए उन्होंने पुलिस को सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन तकनीक का उपयोग लोगों के लाभ के लिए होना चाहिए। वहीं 2014 में लागू किए गए स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा और बदलाव पर भी जोर दिया। देश के अलग अलग प्रदेशों की पुलिस फोर्स के लाभ के लिए तकनीकों के विकास पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस की रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को पुलिस से जोड़ना पड़ेगा। 19 से 21 नवंबर तक चले इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन 20 और 21 नवंबर को पूरे समय प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई चर्चाओं में प्रधानमंत्री ने कई सुझाव भी दिए। जेल सुधार, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, एनजीओ की विदेशी फंडिंग, ड्रोन संबंधी मुद्दे पर उन्होंने समीक्षा की। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। रूस में कोरोना वायरस संक्रमण से शनिवार को 1254 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में मौत की सबसे अधिक संख्या है। देश में शुक्रवार को भी मरने वालों का आंकड़ा इसके बराबर था। कोरोना वायरस कार्य बल ने इसकी जानकारी दी। सरकारी कार्य बल की रिपोर्ट के अनुसार देश में एक दिन में संक्रमण के 37,120 नए मामले सामने आए। ऐसा लगता है कि हाल के हफ्तों में संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह अब भी उच्च स्तर पर है। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने में लोगों की लापरवाही और टीकाकरण की धीमी गति के कारण हाल ही में संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। रूस में अब तक केवल 40% लोगों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार अब तक करीब 93 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 2,62,843 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले रूस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि वह 1 दिसंबर से अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, कोस्टा रिका और मंगोलिया के लिए हवाई यात्रा फिर से शुरू करेगा। रूस ने अपने यहां कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच यह निर्णय किया था। देश के सरकारी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने कहा है कि रूस, क्यूबा, मॉस्को और कतर के लिए उड़ानों पर शेष प्रतिबंध भी हटा देगा और 1 दिसंबर से इटली, कजाकिस्तान, अजरबैजान और वियतनाम के लिए भी उड़ानों की संख्या में वृद्धि करेगा। मशहूर पंजाबी लोक गायिका गुरप्रीत बावा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वह 77 वर्ष की थी। पारिवारिक मित्र भूपिंदर सिंह शंगू ने कहा कि गुरमीत बावा ने शहर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। भूपिंदर संगू ने
ने बताया कि सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद उन्हें बीते शनिवार शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरमीत बावा के पति कृपाल बावा ने पंजाबी लोक गायक दूरदर्शन में प्रस्तुति के बाद बावा सुर्खियों में आई थी और राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर नजर आने वाली पहली पंजाबी महिला गायिका थी। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे गांव से 1944 में जन्मी गुरमीत बावा पंजाब के लोकगीत जुगनी को गाकर पूरे देश में लोकप्रिय हुई। अपने गायकी के सफर के दौरान गुरमीत बावा को पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत चन्नी ने उनकी मृत्यु पर गहरा दुख भी प्रकट किया। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम एक बार फिर सिनेमाघरों में अपनी नई फिल्म को लेकर आ रहे हैं। वे दर्शकों के बीच सत्यमेव जयते के सीक्वल में सामने आ रहे हैं, जिसमें वह 3 भूमिकाओं में है। इस बारे में उनका कहना है कि ऐसा करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इसके साथ अभिनेता ने फिल्म से जुड़ी कई बातें भी बताई। यह फिल्म 2018 में इसी नाम से आई फिल्म का सीक्वल है। इसमें अब्राहम वीरेंद्र राठौर के किरदार में नजर आए थे, जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को मारता है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मनोज वाजपेयी ने ईमानदार पुलिसकर्मी का किरदार अदा किया था। फिल्म का सीक्वल 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। इसमें एक बार फिर अब्राहम भ्रष्टाचार से लड़ते नजर आएंगे। इस बार कहानी की पृष्ठभूमि लखनऊ की है। इस फिल्म में अभिनेता ने 3 किरदार, किसान पिता और उसके 2 बेटों की भूमिका अदा की है। जॉन ने कहा कि एक फिल्म में 3 तरह का किरदार निभाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि इसमें एक किरदार को निभाना थोड़ा आसान था, क्योंकि वह पहली फिल्म में कानून अपने हाथ में लेने वाले व्यक्ति का किरदार अदा कर चुके हैं। उन्होंने दूसरा किरदार पुलिसकर्मी का था, जिसके लिए मुझे 2 से 3 दृश्य एक दिन में शूट करने थे। शुरू में दिक्कत आई, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सामान्य हो गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार पारी खेली। रोहित शर्मा की दमदार पारी और फिर गेंदबाजों की बदौलत भारत ने तीसरा टी20 मैच 73 रन से जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। रोहित ने 31 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। भारतीय पारी जब 100 रन के पार पहुंची, तब रोहित शर्मा ईश सोडी को अपना कैच थमा बैठे। ईश सोडी ने एक हाथ से भारतीय कप्तान का कैच लपका। स्टार स्पिनर ने रोहित का अपनी ही गेंद पर ब्लाइंड कैच लपका, जिसे देखकर क्रिकेट की दुनिया भी हैरान रह गई। ईश सोडी का कैच सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस ने यहां तक कह दिया कि सोडी के हाथों में गेंद थी। वहीं पूर्वी भारतीय क्रिकेट आकाश चोपड़ा ने कहा कि लोग स्पिनर बनना चाहते हैं, आसान नहीं होता है जब गेंद गीली हो। मैच की बात करें तो पहले भी बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित ओवर में 7 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 111 पर भी सिमट गई। रोहित के अलावा ईशान किशन ने 29 रन, श्रेयस अय्यर ने 25 रन। भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिया, जिससे उन्होंने ये सीरीज अपने नाम कर ली। दिल्ली की सरकार ने 2025 तक यमुना को साफ करने का लक्ष्य बनाया है। नालों का गंदा पानी सीधे यमुना में जा गिरता है और वह लगातार नदी को प्रदूषित कर रहा है। भारत की नदियों का बुरा हाल है। गांव की बात छोड़िए, जो नदियां शहर से गुजरती हैं, उनका हाल देख पर्यावरण प्रेमी और नदियों से जुड़े लोग दुखी होते हैं। सरकारी लापरवाही और अधिकारियों की नाकामी का नतीजा है कि नदियां मैली होती जा रही हैं। दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी की जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में देश और दुनिया में दिखी, वे हर साल कमोवेश इस दौरान दिख जाती हैं। यमुनोत्री से निकलकर यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर का सफर तय कर प्रयागराज के संगम में जा मिलती है। दिल्ली में इस नदी का हाल बहुत बुरा है, यह कहें कि सबसे ज्यादा प्रदूषित है। जानकार कहते हैं कि यमुना की यह समस्या साल भर रहती है, लेकिन ध्यान सिर्फ छठ के मौके पर दिया जाता है, जब श्रद्धालु पूजा के लिए नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। यमुना प्रदूषण के कारण सबसे बड़ा कारण औद्योगिक प्रदूषण और यमुना हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होती है और राज्य में सोनीपत और पानीपत से औद्योगिक अपशिष्ट नदी में मिलता है, जिसकी वजह से ये नदी दिन ब दिन प्रदूषित हो जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।